पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका 89.6 एफएम वॉइस ऑफ प्रतापगढ़ हमारे कार्यक्रम हौसलों की उड़ान में। और आज हमारे साथ हैं सृजन संस्थान के प्रेमनाथ योगी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रेमनाथ जी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि सृजन संस्थान 2015 से अरनोद और सुहागपुरा के करीब 90 गांवों में 5000 किसानों के साथ बागवानी विकास, मिट्टी संरक्षण, जल संरक्षण, जैविक कृषि जैसे अन्य कार्यों को लेकर आजीविका संवर्धन का कार्य कर रही है। तो प्रेमनाथ जी बताइए, आप और आपके संस्थान के बारे में दर्शकों को बताइए। जी मेरा नाम प्रेमनाथ योगी है और मैं राजस्थान से अजमेर जिले के गांव से ही किसान परिवार से आया हूं जी। और शुरुआती मैंने 2000 में इस कैरियर के रूप में इस फील्ड को ग्रामीण विकास के फील्ड को चुना था। और सृजन संस्था की जो बात करें तो सृजन का पूरा नाम सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव थ्रू जॉइंट एक्शन है, जिसमें नाम से ही सेल्फ रिलायंट आता है कि ये एक आत्मनिर्भरता की सम्मिलित रूप से सामूहिक रूप से एक पहल है। तो इसकी स्थापना 1979 में मिस्टर वेद आर्या जो आईआईटी कानपुर से पास आउट थे और आईएम अहमदाबाद से उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद करीब 20 साल इस फील्ड में काम करने के बाद 2000 में सृजन की स्थापना हुई जी। और ये भारत के 4 राज्यों में अभी काम कर रही है। और कौन कौन से राज्यों में काम कर रही है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, उत्तर प्रदेश। जी। तो जहाँ भी ट्राइबल डोमिनेट ब्लॉक है वहाँ पे हम लोग आजीविका को लेके अलग अलग थीमेटिक एरिया पे हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा मिस्टर कार्य वेद कर रहे आर्या हैं अभी वर्तमान में रिटायर्ड हो गए 2018 में और अभी करंट में हमारे प्रसन्न खेमरिया जो आईआईटी खड़गपुर से हैं वो एज ए सीईओ है। हमारा मुख्यालय दिल्ली में है और ये एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपकी संस्था द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, थोड़ा विस्तार में चर्चा कीजिए। मैम, हमारे जो संस्था है वो 4-5 थीमेटिक एरिया पे काम करती है, जिसमें नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, एग्रीकल्चर के ऊपर काम करना हो गया। इसके अलावा कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशन हम लोग तैयार करते हैं कि हम जब भी कोई एक 8-10 साल किसी जगह काम करके वहाँ से भी बाहर जाते हैं तो हमारे काम को कौन आगे बढ़ाएगा उसको, तो उसके लिए लोगों के विमेंस कलेक्टिव हम लोग उसमें प्रमोट करते हैं। इसके अलावा हम लोग जो फॉरेस्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसकी वैल्यू एडिशन करके वैल्यू चेन पे हम लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। बुंदेलखंड में हमारा पानी के ऊपर काफ़ी अच्छा काम है, जहाँ चंदेला बुंदेला टैंक जो थे उनको डिसिल्ट करके फर्टाइल मिट्टी को किसानों तक पहुंचा के जिससे खेत का सुधार भी हो जाए और उधर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ जाए। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट में हम लोग अलग अलग चीज़ में काम करते हैं। बहुत बढ़िया। तो आपने प्रतापगढ़ जिला क्यों चुना? मैम, प्रतापगढ़ जिले का अगर अपन भौगोलिक संरचना देखें तो ये एक उल्टे बाउल की तरह है और इसमें इतना ज्यादा पानी मतलब बरसता है, 800-900 mm के आसपास बारिश होती है, पर रन ऑफ बहुत तेज है और इसकी वजह से पानी रुकता नहीं है, बहुत तेज गति से चला जाता है जी। तो प्रतापगढ़ जिले में 60-70 के दशक में देखे तो बायोमास काफी अच्छा था, उसमें पानी आराम से ग्राउंड में रिचार्ज होता था। लेकिन अभी जिस तरह से बायोमास धीरे धीरे कम हुआ है, जो भी जलवायु परिवर्तन मानो या और अन्य कारणों से, तो हमने सोचा कि एक तो ट्राइबल डोमिनेट डिस्ट्रिक्ट है, दूसरा एक और एंगल इसमें यह है कि नीति आयोग की जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें प्रतापगढ़ पहला डिस्ट्रिक्ट है गरीबी के मामले में, तो राजस्थान में। तो हमारा क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन का विजन है कि ऐसे गरीब परिवार या ऐसे रिसोर्स पुअर ब्लॉक जहाँ पे संसाधनों की कमी है उनमें क्या हम जाके कुछ कर सकते हैं, तो प्रतापगढ़ चुनने के लिए एक तो ट्राइबल आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, दूसरा नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पर काम करने के लिए यहाँ बहुत अपार संभावनाएं हैं जी। पानी पे काम करने के लिए बहुत अपार संभावनाएं हैं, तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्लांटेशन को लेके यहाँ पे काफ़ी संभावनाएं हैं, तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इस जिले को चुना। और जहाँ भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो अधिकतर ट्राइबल डोमिनेट जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे होता है, तो वो विजन में भी हमारा वही है कि हम जनरल जो एरिया या प्लेन एरिया वहाँ पे हम लोग काम नहीं करते जी। सारी पर यहाँ का रॉकी स्ट्रेटा है तो थोड़ी सी दिक्कत आती होगी आपको? दिक्कत काफी मतलब आती है, क्योंकि वाटर कंजर्वेशन में ग्राउंड वाटर रिचार्ज में थोड़ा सा स्ट्रेटा अगर रॉकी हो तो थोड़ी दिक्कत आती है, उसके बारे में बताएंगे कि आपने?
यहाँ का नीचे का जो चट्टानी एरिया है उसकी वजह से पानी जो है रोकने में होती है दिक्कत। हाँ। पर हम ये चाह रहे हैं कि जैसे इस बार हमने पूरे 2-3 साल में यहाँ 1.5 लाख से ज्यादा प्लांटेशन किया जी, तो वो एक ऐसा पौधा है, मतलब जो मैंने थोड़ा वाटरशेड में सुना पढ़ा है, क्योंकि मैंने नवीन चंद बनपत लाल फाउंडेशन जो वाटर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है दाहोद का, सदगुरु फाउंडेशन, उसमें 8 साल काम किया था। तो उसमें सीखा था मुझे किसी इंजीनियर कि एक पौधा करीब 80 मटके पानी रोकता है जी। तो अगर मैं ये देखूं कि हम 1.5 लाख पौधे हमने लगाए हैं और वो भी फ्रूट प्लांट है, पूरे सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये पानी तो कम से कम हमारा नीचे जमीन में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और वही वापस अच्छा इनिशिएटिव है आपका। हमने भी, प्रशासन ने, सभी विभागों ने मिलके प्लांटेशन पे एक वृहद एक्सरसाइज पिछले साल भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेशों से हरियाणा और राजस्थान के अंतर्गत की थी। और वैसे भी प्रतापगढ़ जिला में 43% जो है फॉरेस्ट एरिया है, तो हम भी प्रयास यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन हो, क्योंकि जब वाटर कंजर्वेशन की स्ट्रक्चर्स बनाने जाते हैं तो कहीं कहीं ये दिक्कत हमें भी आती है कि बिकॉज ऑफ रॉकी स्ट्रेटा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने में थोड़ी समस्या आती है। तो आजीविका और जल संरक्षण के लिए आप किन किन नई तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं? आजीविका संवर्धन में हम लोग एक तो, क्योंकि परंपरागत खेती है, गेहूं चना जो कर रहे हैं, उसमें एक तो आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत ज्यादा आता है, दूसरा लेबर इंटेंसिव वर्क है वो, और तीसरा ये है कि इनकम जो है एक टाइम ही मिलती है, लेकिन राउंड द ईयर अगर किसान को इनकम चाहिए तो उसके लिए आपको इंटरक्रॉप, वेजिटेबल, बागवानी मल्टी क्रॉपिंग में हम लोग कर रहे हैं, जिसमें उसको हम लोग कहते हैं कि 1 बीघा जमीन है तो उसको हम 3 बीघा बना दें जी। अब 3 बीघा कैसे होगी कि जमीन के नीचे कंद वाली जो फसल है, गाजर, मूली, आपकी शकरकंद, ये जमीन में हो रही है, अंडरग्राउंड, बीज अंडरग्राउंड, जो जमीन के सरफेस में होने वाली है वो धनिया हो गया, वेजिटेबल, और दूसरी हो गई टमाटर हो गई, बैंगन हो गई, मिर्ची हो गई। कुछ एक है जो आसमान में है, मतलब उसको मल्टीलेयर में हम लोग एक स्ट्रक्चर होता है वो बना दिया। तो जो बेल वाली फसल है, बेल वाली सब्जियां हैं, वो कहीं ना कहीं फिर आपके जो करेला हो गया, आपकी लौकी हो गई, ये वहां होती। तो 1 बीघा जमीन की एक तरह से 3 बीघा जमीन हम लोग उसको देख सकते हैं, तो वो काफी बहुत अच्छा जरूरी भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे फार्मर्स जनरली स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके पास छोटी इकाइयां हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो विशेष तकनीक का उपयोग करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से, पानी के संरक्षण के माध्यम से ज़्यादा खेती कर पाएं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे ज़िले में है। तो इस क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाने के लिए आपने क्या चुनौतियों का फेस किया? शुरुआती दौर में चुनौतियां मतलब अडोप्शन को लेके है, क्योंकि कोई भी नई तकनीक आती तो किसान का कुछ तो एक्सपीरियंस रहता है कि पता नहीं कैसे चलेगी, नहीं चलेगी। सेमलिया गांव में करीब हम जब सोलर पंप इरिगेशन के लिए इंट्रोड्यूस किए थे तो बोले कि साहब ये कैसे चलेगा, ऐसे थोड़ी होता है, बारिश आएगी तब क्या होगा, सर्दियों में कैसे चलेगी। लेकिन एक दुर्गाबाई है कि कहीं ना कहीं शुरुआत में रेजिस्टेंस होती है, कुछ डाउट होता है कि ये नई तकनीक काम करेगी या नहीं, या कहीं उन्हें नुकसान ना हो। पर ये जितनी भी तकनीकें हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आज जितनी एडवांस्ड हो गई है, ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी, चाहे वो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हो, चाहे जितनी भी अन्य तकनीकें हम फार्मर टेक्निक्स में यूज़ करते हैं, ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। तो लोगों को भरोसा रखना चाहिए। और जैसा कि सृजन संस्थान के प्रेमनाथ योगी जी ने बताया भी कि इन्हीं तकनीकों से इन्होंने फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी को, इनकी लैंड प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। जी बताइए। तो दूसरा एक ये है कि जैसे शुरुआत में दुर्गाबाई सेमलिया खुर्द में है, उन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि चलो मैं लगाती हूँ, और आज वहाँ 8 सोलर पंप इरिगेशन जो सोलर के वो है लगे हुए हैं, और अब धीरे धीरे डिपार्टमेंट के साथ हम लोग उनको कन्वर्ज करवा रहे हैं। उद्यानिक विभाग के साथ हम लोग कहें कि ये एक तरीका है जो इसे ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। स्प्रिंकलर का हम लोग एफिशिएंट इरिगेशन के लिए 500 से ज्यादा का हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया। तो 500 फार्मर आज मतलब देखे इतनी खुशी होती है जब दीदी लोगों को, क्योंकि खेती में सिंचाई के काम में फावड़ा लेके महिला ही खड़ी रहती है, और आज वो मेड़ पे कम से कम बैठी बैठी देखती है, बैठी बैठी देखती है कि स्प्रिंकलर चल रहे हैं, छक 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 सी आवाज आ रही है, और बड़ी आराम से वो मेड़ पे बैठ के आराम करे। तो ड्रेजरी वाला कहीं ना कहीं महिलाओं का जो है वो कम हुआ। हमारे जिले में महिला कृषकों का फार्म एक्टिविटीज, नॉन फार्म एक्टिविटीज, आजीविका की जितनी हमारी दीदियां हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। और आप ये सही कह रहे हैं, मेरा भी एक्सपीरियंस ये कहता है कि महिला कृषक काफ़ी मेहनत भी करती हैं, और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने में वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। बताइए। इसके अलावा हम लोग
पानी को कैसे समुचित उपयोग करें, क्योंकि फ्लड इरिगेशन में करीब आपका 100% पानी लगता है, लेकिन ड्रिप और इसमें हम जाए तो करीब 30 से 35% पानी हम बचा सकते हैं। तो पानी कम है, अब उस कम पानी में दूसरी हम लोग जो मिलेट्स है या दाल वाली फसलें हैं जिसमें कम पानी लगता है, वो वाला हम लोग कोशिश करते हैं, किसानों को अवेयर करते हैं कि आप ये गेहूं मत लगाइए, क्योंकि अभी कुछ ये है कि 3 पानी तक तो किसान को लगता है पानी आ रहा है, चौथे पानी में जब वो उसका फ्रूटिंग स्टेज आता है या उसका पोड फॉर्मेशन का स्टेज आता है गेहूं में या और फसल में, उस समय पानी नहीं रहता, तो वो जो होना था वो भी नहीं हो पाता, नुकसान होता है। तो इस तरह की चीजें हैं। साथ में हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि किसानों को जो वाटर के अराउंड जो वाटर बजटिंग की बात कर रहे हैं, वाटर की लिटरेसी की हम बात कर रहे हैं कि भैया पानी की भी एक पढ़ाई है, इसको भी समझो। जी। तो आपको सरकार से और प्रशासन से किस तरह की सहायता मिलती है? सरकार से हमको एक तो तकनीकी जो सहयोग है डिपार्टमेंट का, जैसे केवीके से हम लोग सारी तकनीक जो भी नई नई चीज़ें आती है वो हम वहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं, वहाँ के साइंटिस्ट हमारे इसमें विजिट करते हैं। उद्यानिकी विभाग से जो भी तकनीक और सीड का जो सपोर्ट है, चाहे वेजिटेबल का सीड हो गया, वो राजीविका से जो अभी हमको लोग, मैं उसमें एक ड्रीम ये भी देखना चाह रहा हूँ कि अगर इस बार प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि लखपति दीदी, तो 1000 बगीचे हमने जो लगाए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से 1000 लखपति दीदी का हम लोग दे सकें सौगात माननीय हमने प्रधानमंत्री जो हरियाणा राजस्थान में प्लांटेशन करवाया है, उसमें ज़्यादातर जो किचन गार्डन्स हैं, चारागाह में जो हमने प्लांटेशन करवाया वो महिलाओं को ही, राजीविका की महिलाओं को दिया है, ताकि उनसे उनकी आजीविका भी बढ़े और वो उसका सार संभाल भी रख पाएँ। बहुत अच्छा ख्याल है आपका। आप जो 1000 बगीचे तैयार करेंगे वो लखपति दीदी जो हमारी महिलाएं हैं उस में ज़रूर फ़ायदा उठाएंगी। आप किसानों के आजीविका संवर्धन के लिए कार्य कर रहे हैं, उसके संबंध में थोड़ा सा बताएं। किसानों की जो आजीविका संवर्धन है वो परंपरागत खेती से तो हो ही रही है, लेकिन साथ साथ में हम ये भी चाह रहे हैं कि क्योंकि माइग्रेशन का अगर आप देखें तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, सूरत में, अहमदाबाद या अपना उदयपुर, चित्तौड़, इस तरफ लोग जा रहे हैं, तो खेती किसानी महिला के भरोसे है। अब जो परंपरागत खेती कर रहे हैं उसमें जो मैं पहले भी बताया कि इस तरह का सीड का और इनपुट का काफ़ी खर्चा होता है, लेकिन आजीविका के लिए उसको और क्या चीज़ें हो सकती है वो हम तलाशते हैं। जैसे बकरी पालन हो गया, बकरी पालन में बहुत सारी, मैं अभी डिपार्टमेंट से श्रीनिवास जी से मैं मिला था जो जॉइंट डायरेक्टर है यहाँ पे पशुपालन विभाग में, क्योंकि हमें आपके गाइडेंस में और लीडरशिप में ये एक और अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिली कि सारे डिपार्टमेंट सपोर्ट के लिए हमारे हमेशा तैयार रहते हैं और हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के करते। तो वैक्सीनेशन वाला पार्ट हो जाए, दूसरा पशुधन का जो बीमा वाली स्कीम है उसको हम कैसे जाके, मंगला पशु, उसको हम कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा जो खेती बाड़ी तो ठीक है उसका चल रहा है, लेकिन इंटरक्रॉप में पपीता के कृषि विज्ञान केंद्र से पपीता ले गए, 30 से 40 हजार रुपए एक्स्ट्रा किसानों ने कमाए हैं। अगर हम चित्तौड़ी, मालिया और ये अपना जो सेमलिया, ये गाँव देखे, मानपुरा या फिर कटारों का खेड़ा, ये आसपास के जो भी गाँव है, तो ये एक अलग से एक इनिशिएटिव है कि डिपार्टमेंट को कैसे साथ में लेके हम लोग उनकी आमदनी को आगे बढ़ाएं। जी, बहुत बढ़िया प्रेमनाथ जी। तो संस्था किसानों को उन्नत किस्म के बीजों की सुविधा भी उपलब्ध करवाती है। हमारा प्रयास ओवरऑल यही रहता है कि जो भी नई वेराइटी आई है, क्योंकि सोयाबीन में अगर देखें तो JS 335 करके एक वेराइटी है जो करीब 20-25 साल पुरानी होगी, अब उसमें रोग भी ज्यादा आते हैं, उसकी प्रोडक्शन भी धीरे धीरे घट गया है। तो अभी जो प्रताप जो यूनिवर्सिटी उदयपुर से, वहाँ से कुछ सीड उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जीबी पंतनगर से नए नए सीड जो है आ रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि वो सीड की वेराइटी को हम लोग यहाँ इंट्रोड्यूस करें जो शॉर्ट टर्म भी है और कुछ रोगों से वो प्रतिबंधित भी है, कि उसमें कुछ रोग आते भी नहीं है। तो वो वाले सोयाबीन की सीड हमने यहाँ पे जो है JS 9560 करके एक वेराइटी वो इंट्रोड्यूस करवाई। गेहूं में भी जो पुराने इनके बीज है उनकी जगह हम कंपोजिट वेराइटी में जो भी आते हैं, वो मक्का की कंपोजिट वेराइटी जो खाने में भी अच्छी है और प्रोडक्शन भी अच्छा देती है और साथ में जैविक है। तो इस तरह के सहयोग हम करते हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं कि वो सीड जो है धीरे धीरे, क्योंकि हम दे तो दिए, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि विमन प्रोड्यूसर ग्रुप हमारे गाँव में विलेज लेवल के इंस्टीट्यूशन है वो बने हुए हैं, तो उसमें ये अवेयरनेस फैलाई जाती है कि इस सीड को दोबारा बोने के लिए हमसे नहीं लेना पड़े, क्योंकि उस सीड को आप रखिए ग्रेडिंग करके, छान के अच्छे से उसको करके, और उसी सीड को आप दोबारा करें, तो धीरे धीरे वो वेराइटी इस एरिया में स्प्रेड हो रही है। और पड़ोसी किसान देखता है यार अच्छा तुमने ये बीज लिया अच्छा है, तो वो भी फिर
उससे ले लेता है। तो आप नेचुरल फार्मिंग के लिए सीड्स के अलावा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पे भी फोकस करते हैं? जी मैम, इसका पूरा एक कंसेप्ट है और इसमें कोशिश ये की जाती है कि खेती की जो रासायनिक से जो कॉस्ट जा रही है, काफ़ी महंगा भी है, वो घटे और घर पे ही किसान जो है अपनी तरीके से बनाए। तो उसमें एक ग्रोथ प्रमोटर कहें या यूरिया की जगह जो नाइट्रोजन का काम करती है, वो जीवामृत एक करके एक बनता है, जिसमें गौमूत्र होता है, गुड़ होता है, बेसन होता है और आपका खेत की मिट्टी होती है, उसका एक फर्मेंटेशन होता है 3 से 4 दिन। तो वो अगर आप सिंचाई के टाइम दे रहे हो, इवन पौधा मैंने तो ये भी देखा कि सूख रहा है और उसमें भी दे दिया तो भी उसमें कुछ एक तरह की वो जो है ग्रीनरी और वापस वो हो जाता है। तो उसकी जगह हमने घन जीवामृत करके है, वो उसका रिप्लेसमेंट है। उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है क्योंकि आसानी हमें इसलिए हो जाती है कि यहाँ किसानों की लैंड होल्डिंग छोटी है। तो 1.5-2 बीघा जमीन के लिए जो हमको फर्टिलाइज बायो इनपुट चाहिए वो उतना उसके पास जानवर भी है, उतना गौमूत्र भी है, बेसन या गुड़ का कुछ पैसा लगता है तो वो लोग हम सपोर्ट कर देते हैं। हम हमारे WPG ग्रुप में जाके गुड़ और बेसन खरीद के देते हैं कि आप इसमें ये यहाँ से ले जाइए और इससे बनाइए। तो वो एक तरह का है। इसके अलावा पेस्टिसाइड में नीमास्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, अग्नेस्त्र हो गया, तो ये एक पूरा कंसेप्ट है। तो वो कोशिश हम लोग करते हैं कि वो घर पे ही इसको बनाएं और अप्लाई भी करें। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर किसान अपनी जरूरत के लिए तो बना सकते हैं, आप क्या इनकी मार्केटिंग, पैकेजिंग, मार्केट में सप्लाई वगैरह पे भी ध्यान देते हैं? एक चैलेंज इसमें यह आता है कि कुछ किसान ऐसे भी है जिनके पास जानवर नहीं है, तो वो कहते हैं साहब इसकी में गौमूत्र जरूरी है, मेरे पास तो गाय नहीं है जी। तो हमने इसका एक तरीका निकाला, BRC बायो रिसोर्स सेंटर। तो वो करीब यहाँ 7-8 हमने बनाई है, हालांकि 3-4 फंक्शन नहीं है, मतलब 3-4 ही उसमें काम करें। तो उसमें क्या है कि जिन किसानों के पास बायो इनपुट वो नहीं बना पाता, हाँ। हम वहां पे बल्क में जाके बनवा लेते हैं पूरा 200-300 लीटर, और जिसको चाहिए वो वहां से किसान ले जाए। लेकिन उसका कुछ नॉमिनल चार्ज है क्योंकि किसान मेहनत कर रहा है, वो बना रहा है, हाँ। तो उसको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो किसान जो ले जा रहा है वो 5 रुपए लीटर, 10 रुपए लीटर वाला कुछ जो भी उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उससे बना लेते हैं, उससे फिर वो लोग वहां से ले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से ये भी है कि गांव में अगर किसी के पास वो नहीं है तो वो बायो रिसोर्स सेंटर उसके पास एक जगह है जहां से वो ले सकता है। गांव के अलावा भी बड़े लेवल पे आप इसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग करने की कोई विचार रखते हैं? आगे हमने इसमें एक यहाँ पे डोलमा श्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हमने यहाँ रजिस्टर्ड की बनाई है जी, और उसमें करीब 250 के आसपास अभी शेयर होल्डर है जो 1000 रुपए देके अपना रजिस्ट्रेशन करवाया जी। तो उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए हम चाह रहे हैं कि ये वाला जो चीज है वो खुद लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, और जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी इनकम भी हो नेचुरल फार्मिंग से, नेचुरल फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करने से, उस संबंध में आप ये कार्य कर रहे हैं। हाँ, तो वो कंपनी का एक तरह से आगे विजन रहेगा। और साथ में ये एक बड़ा हमारे साथ चैलेंज ये आने वाला है कि 1000 बगीचे, दूसरे साल बाद उसमें प्रोडक्शन आने वाला है जी। और जो प्रोडक्शन आएगा, मतलब मोटा मोटा ये मान के चले कि अगर 1 बीघा में 120 प्लांट हमने दिए हैं, एक प्लांट 10 किलो भी अगर वो दे रहा है जी, तो 120, 1 क्विंटल 2 क्विंटल तो मिनिमम है, जबकि 25 से 30 किलो के आसपास एक एवरेज होता है कि एक पौधा देता है। तो टनों में जो है अमरूद का यहाँ प्रोडक्शन होने वाला है, तो उसकी मार्केटिंग को लेके उसकी कुछ वैल्यू एडिशन अगर कुछ करें, या कुछ उसका जो हम बोलते हैं जूस जो होता है पैकेजिंग वाला, वो उसके विजन में है डोलमा श्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, क्योंकि पल्प यूज करना बेसिकली जी, तो वो सब चीजें कर रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारा एक्सपीरियंस है। हमने वहाँ सीताफल का लेके काफी पाली में हमने काम किया है। घूमर महिला प्रोड्यूसर कंपनी जो है, केन बेतवा मध्य प्रदेश में एक प्रोड्यूसर कंपनी, वो उस पर काफी अच्छा काम कर रही है। मैत्री करके टोंक में एक हमने इंस्टीट्यूशन खड़ा किया, हालांकि हम उनको सारा हैंड ओवर कर दिए, 5-5, 7-7 साल हो गए हम छोड़े, लेकिन वो सेल्फ चीजों को जो है चला रही। तो यही विजन सीताफल के लिए यहाँ भी काफी फेवरेबल एनवायरनमेंट है। आप वो तो अपार संभावना है मैम, यहाँ का जो जलवायु है वो और जो जमीन है वो काफी उसके लिए है जी। तो हम कोशिश कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ जुड़े। हम कोशिश कर रहे हैं कि सीताफल का प्रोडक्शन पीपल फ्रूट ब्लॉक, जो हमारा एस्पिरेशन ब्लॉक है, उसमें बढ़ाया जाए। वहाँ की जलवायु, सॉइल काफी फेवरेबल है फॉर सीताफल प्लांटेशन, और उसके आगे फिर जो कार्य आपने बाकी जिलों में किया है वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम चाहेंगे आप भी हमारा सपोर्ट करें।
जल संरक्षण की दिशा में संस्था के प्रमुख प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? हाँ, यहाँ अगर सुहागपुरा की बात करें तो जो मैं आपको बता रहा था कि करीब 250 के आसपास स्ट्रक्चर है, उनको अगले 6 साल में सबको रिनोवेट करने का विजन है हमारा। और हम ये भी देख रहे हैं कि सुहागपुरा ब्लॉक एक वाटर एफिशिएंट ब्लॉक हो, यहाँ पानी की कमी नहीं हो। उसके बाद पीपल खूंट वाले एरिया में हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो एक तो ये है पानी से रिलेटेड हमारा बड़ा सपना। दूसरा हम कोशिश कर रहे हैं कि प्लांटेशन को लेके हम लोग उस पर ज्यादा जाएंगे कि जहाँ जहाँ भी मियावाकी एक करके जो है तकनीक पद्धति है, उसमें 2-2.5 साल में अच्छा खासा फॉरेस्ट। मियावाकी के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे। मियावाकी एक तकनीक है जिसमें हम लोग कुछ समय के लिए जो भी हमारे यहाँ नेटिव प्लेस, जो नेटिव प्लांट है जो होने चाहिए थे, उन्हीं को हम प्रमोट करते हैं और उनकी एक डेंस फॉरेस्ट के रूप में हम लोग उसको पनपा देते हैं। और 2 या 2.5 साल में जो है अगर कम्युनिटी उसको अच्छा ओन करे और उसका प्रोटेक्शन सब कुछ ठीक रहे तो वो होता है। हालांकि मैं उसमें एक्सपर्टीज नहीं है, पर मेरी संस्था में वो इंटरनल एक्सपर्टीज है और वहां से हम लोग उसको गेन करके आगे, क्योंकि मैंने बात भी किया था, आपसे भी बात हुई थी कि हम इसको करेंगे। भी बात हुई थी और हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस तरीके से ऑक्सीजन पार्क्स होने चाहिए हमारे जिले में भी। हर ब्लॉक में हम ऑक्सीजन पार्क मियावाकी पद्धति का इसके सहारे ही करना चाह रहे हैं और उसी संबंध में हमने प्लांटेशन पीपल के पेड़ों का अन्य जगह करवाया। अब वो आगे हम उसका संरक्षण करें और ये इंश्योर करें कि वो डेंस फॉरेस्ट के रूप में डेवलप हो, और इसमें हम फॉरेस्ट विभाग अन्य विभागों की भी मदद ले रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे एमपी में? एमपी में हमने 50 से ज्यादा इस तरह के तपोवन हमने नाम दिया उनको, वो किए हैं और काफी अच्छा रिजल्ट है। और जहाँ सार्वजनिक जगह हो गई, पंचायत की खाली जगह हो गई, मैंने यहाँ सुहागपुरा में थाने वाली जगह को आइडेंटिफाई किया है। स्ट्रेस में रहते हैं लोग, सुबह सुबह कम से कम मॉर्निंग वॉक करे, वहाँ का स्टाफ फील्ड लोग जो जाए, बच्चे घूमे, बैठने की जगह हो, तो वो हॉस्पिटल के आसपास जगह देखी है, तो कुछ जगह ऐसे आइडेंटिफाई की। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इसको लेके ये मतलब बहुत अच्छे से प्रमोट करते हैं हम लोग कि अगर प्लांटेशन कर रहे हो तो उसके लिए पैसे के लिए भी नहीं मना करते कि नहीं तुम मत करो, तुम करो। वो एक तरह से फंड का भी अलग से उसमें प्रावधान है। जी, प्लांटेशन में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, प्लांटेशन एक बार हो जाता है, शुरुआत में प्लांट सर्वाइव करता है, पानी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसको आप कैसे टैकल करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पानी की थोड़ी सी समस्या है कुछ इलाकों में। ये लगभग सब जगह ही आती है इस तरह की प्रॉब्लम, लेकिन उसके लिए एक टंकी लगा के एक जो स्टैंड पे होती है, तो जितना पानी हमको चाहिए उसको ड्रिप से हम लोग उसमें जोड़ देते हैं। तो वीकली बेसिस पे हम लोग उसको भरते हैं और देन फिर वो उसमें चला जाता है। तो बजाय बाल्टी से पानी देना, क्योंकि इतना पॉसिबल भी नहीं है, और वो सारे पौधे एक दूसरे से कनेक्ट करके हम लोग उसमें करते हैं। दूसरा, डेंस होने की वजह से क्या होता है कि छाया होती है तो इतना ज्यादा पानी जो है वो, क्योंकि उसमें डेंस पौधे लगाए जाते हैं, तो एक 6 महीने 12 महीने के बाद अगर एक आपने बारिश ले ली दोबारा से आने वाले टाइम प्लांटेशन के बाद, तो वो खुद ही इतने अच्छे से कवर हो जाते हैं, छाया हो जाती है कि हमारा जो है इतना ज्यादा मॉइस्चर लॉस नहीं होता उसमें। जी जी जी। तो पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? पानी की गुणवत्ता में हम लोग अभी इनरम फाउंडेशन और पीएचडी के साथ मिलके हमारा एक प्रयास है, जिसमें ये है कि सरफेस में जो पानी है और जो पानी घर से मटके से जो पानी मुंह तक आ रहा है, इस बीच के जो सफर में जो है पानी की गुणवत्ता कैसे बरकरार रहे, पीएचडी डिपार्टमेंट इसमें बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। पर कुछ कम्युनिटी में अवेयरनेस की कमी से, या मैंने कई जगह देखा है हैंडपंप पे पानी भर रही है, वहाँ जो भी मिट्टी है जिसमें जूते चप्पल पहने हुए, उस मिट्टी से उसको चमका रहे हैं बर्तनों को, पानी जिसमें भर के ले जाएंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं कि इस मिट्टी में क्या क्या बैक्टीरिया होगा, जूते पहने हुए कहीं पे कुछ गंदगी है, उनको नहीं आइडिया। तो हमको ये अवेयरनेस फैलानी होगी कि देखिए, आप राख, चूल्हे की राख ले लीजिए, उससे कर लीजिए, या आप इस मिट्टी से कम मत करिए, क्योंकि जो पानी वहां से तो साफ सुथरा आ रहा है पीएचडी से, लेकिन आपने लेते टाइम उसको कर दिया, पीने के टाइम में आपने डुबो के हाथ ले लिया, अगर डंडे डाल लोटा हो तो शायद हम उससे काफी बच सकते हैं। तो इस तरह की डब्ल्यूपीजी में हम लोग अवेयरनेस
फैलाने वाला काम कर रहे हैं। जी जी, और बहुत दूसरा अच्छा इसमें कार्य कर रहे हैं। और जी, पीएचईडी और मेडिकल विभाग भी हम लोग सब मिलकर ये कोशिश करते हैं कि हैंड हाइजीन एक तो मेंटेन की जाए, प्लस दूसरे जो बर्तन हमारे कैरी करने के लिए हैं पानी, उनको बिल्कुल साफ सुथरा रखा जाए, ताकि जो आप कह रहे हैं कि जो पानी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ हो। और क्योंकि वाटर बॉर्न डिजीजेस भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियां हैं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, जो फैल सकती हैं अगर पानी प्रदूषित हो और उस प्रदूषित पानी को अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो पानी की गुणवत्ता इंश्योर करना, आपकी पाइपलाइन में जो पानी आ रहा है वो बिल्कुल गुणवत्तापूर्वक है, आपके घरों तक जो पहुंच रहा है वो बिल्कुल साफ पानी है, लेकिन घर में भी उस पानी को सुरक्षित स्टोर करना और ये इंश्योर करना कि पानी साफ रहे, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। जी बताइए। तो इस तरह के प्रयास हम लोग अभी कर रहे हैं। और साथ में क्योंकि मैं जैसलमेर और बाड़मेर वाले एरिया में भी कुछ देखा हूँ, वहाँ पे अभी एक इतना अच्छा ट्रेडिशनल कल्चर है कि कुछ पोखर उन्होंने पीने के पानी के लिए ही रखे हैं, कुछ पोखर उन्होंने जानवरों के लिए रखे हैं, कुछ पोखर उन्होंने उस तरह से रखे। तो कहीं अगर हम देखें कि जो जलाशय जो भी हमारे हैं उसमें कम से कम गंदगी जाए, तो वो कोशिश हमारी रहती है कि किसानों को या महिलाओं को, दीदियों को बताने की कि उसमें कम से कम पानी गंदगी जाएगी तो हमारा गुणवत्ता वाला पानी हमको पीने को मिलेगा, जो जहाँ भी हम लोग सप्लाई जा रही है वो। जी जी जी, वैसे हमारे ज़िले में भी ट्राइबल्स में आपने भी देखा होगा जल को लेके काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है। और जब भी किसी स्ट्रक्चर में पानी आता है बारिश के बाद या कोई भी एफर्ट करने के बाद, तो एक सेलिब्रेशन होता है, वो अपने गीत गाते हैं, वो अपने फेस्टिवल्स भी उसके अराउंड मनाते हैं, घड़ों को पेंट करते हैं, बहुत सारी अन्य गतिविधियां करते हैं। तो इस जिले में भी जल और जंगल के अराउंड हमारे जो लोकल ट्राइबल्स हैं उनकी जिंदगी रिवॉल्व करती है, वो उस चीज़ के महत्व को बहुत ज़्यादा समझते हैं। और हम भी अपनी तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने की कोशिश करते हैं ताकि पानी की गुणवत्ता को मेंटेन किया जाए। तो आपकी संस्थान को कौन कौन से सम्मान मिले हुए हैं? मैम, जो एक पहला मैं बता रहा हूँ कि ये गाइड स्टार इंडिया करके एक एजेंसी है जी जी, जो प्लैटिनम सर्टिफिकेशन प्लेटिनियम सर्टिफिकेट है। ये पब्लिक में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जी। आपके उसके लिए दिया जाता है रेट, जी और ये हमको मिला है। जी, इसके अलावा घूमर एक महिला प्रोड्यूसर कंपनी है जिसको हमने प्रमोट किया था, उसको स्पेशल कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज दिया है, जो सृजन ने प्रमोट की थी। जी। साथ में हमने बुंदेलखंड में एक विवाल करके जो है हम चला रहे हैं, तो फिकी वाटर अवार्ड मिला जी आपको। मैम। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, अंडर द एनजीओ कैटेगरी। जी मैम। एक ये जो है लगातार तीसरी बार हमको ये मिला है ग्रेट प्लेस टू वर्क, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने के लिए जगह है वो काफ़ी अच्छी है, और इसीलिए हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोफेशनल, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए लोग आके इस रूरल में ऐसी डिस्कम्फर्ट जोन में आके काम करते हैं, क्योंकि उस तरह का कल्चर है, उस तरह की माहौल है जी। इसके साथ साथ ये HDFC बैंक परिवर्तन एक्सीलेंट अवार्ड नेशनल लेवल पे उन्होंने हमको दिया है इनोवेशन फॉर इनोवेशन इन स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड। बहुत बढ़िया। और एक ये पर्सनल मेरा है जो नीति आयोग में मैंने 12 में काम किया था वाटर बॉडी रिजर्वेशन पे, तो उसके लिए एप्रिसिएशन लेटर। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डिस्ट्रिक्ट पे आप द्वारा यही एक माननीय मंत्री महोदय द्वारा, और मैं भी थी जी मैम, में आपको अवार्ड मिला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो प्रेमनाथ जी, आजकल का युवा जो है वो कृषि कार्य से थोड़ा दूर होता जा रहा है, पर कृषि में आधुनिक तकनीक का उपयोग करके हम आजीविका को बढ़ा सकते हैं, इनकम को बढ़ा सकते हैं। आप अपनी संस्थान के माध्यम से युवाओं को कृषि कार्य से कैसे जोड़ते हैं? मैम, अभी हम एक हमारा एक्सपांस जो है स्टडी चल रहा है, जिसमें हम कम्युनिटी के एक्सप्रेशन की स्टडी करते हैं कि क्या कम्युनिटी सोचती है। उसमें सब तरह के एज के जो है लोग शामिल होते हैं विलेज में। हमने अभी प्रतापगढ़ में ही अपना शमलिया खुर्द और एक भवानीपुरा गांव है, वहाँ 2 गांवों में ये हमारी एक्सपर्टीज, जो इंटरनल एक्सपर्टीज है कोर टीम में, वो लोग आए और उन्होंने देखने की कोशिश की। तो उसमें उनको ये लगता है कि मतलब आना चाहते हैं वो युवा, पर जो चैलेंज आ रहे हैं जिस तरह से भी, या कॉस्ट जिस तरह से आ रही है, पानी की दिक्कत जिस तरह से आ रही है, वो कहीं ना कहीं उनको लगता है। बाकी फार्मिंग में आने के लिए उनका जैविक खेती में और ज्यादा धीरे धीरे रुझान हो रहा है। दूसरा एक ये है कि खेती के अलावा भी युवा, जैसे मैं ही एज ए करियर ले लें कि
चाहते तो गवर्नमेंट में चले जाते हैं, लेकिन एक ये कैरियर भी है जहाँ प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पे पढ़ाई एक लेवल पे होने के बाद आप लोग वहाँ जाके भी अपना कुछ योगदान दे सकते हो देश के लिए। मैंने सुना है बहुत सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के बच्चे भी आपके पास आते हैं इंटर्नशिप के लिए। मैम इंटर्नशिप तो आते ही हैं। अभी शिवनादर यूनिवर्सिटी से एक लड़की है प्रियंका, जो बरेली से है, वो है अभी पिछले 3 महीने से यहाँ गांव में जा रही है, कर रही है। पर जो हमारी टीम में लोग हैं, करीब 200 से ज्यादा यंग प्रोफेशनल है, वो NIT, IIT, IFM, IIM, आपके जो है BHU, AMU, GB पंतनगर, DMI पटना, यहाँ से हम कैंपस सिलेक्शन के दौरान आते हैं और काफी रिग्रेट उनका फील्ड इमर्शन होता है 3 महीने का। आने के बाद उनको हम गांव में किसी एक फैमिली के पास छोड़ देते हैं और पूरा 3 महीने वो वहीं रह के कुछ देखे, क्या है गरीबी, लोग कैसे हैं, क्या चैलेंज आ रहे हैं, उनको सीखने के बाद फिर 8-9 महीने की उनकी ट्रेनिंग पीरियड होता है, तब जाके 1 साल बाद हम उनको हमारे परमानेंट उसमें लेके आते हैं। जी, मैंने भी आपके इंटर्न्स के साथ इंटरेक्ट किया है और क्योंकि वो फील्ड में रहते हैं तो फील्ड की रियलिटी को बहुत अच्छे से जानते हैं। आप बहुत अच्छे इंटर्नशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं अपने बच्चों के लिए। थैंक यू मैम। जी, तो अंत में प्रेमनाथ जी, आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ के कृषकों को, स्पेशली महिलाओं को, क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें मैम 2-3 चीजें हैं जिसमें हमको काम करने की जरूरत है। एक तो ये है कि खेती में हम लोग जो है प्राकृतिक खेती को या जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसके ऊपर हमको ज़्यादा जानना चाहिए। जिस तरह से मिट्टी की या मृदा की जो हेल्थ जो है कमज़ोर हो रही है, और अभी हम ठीक ठाक स्थिति में हैं क्योंकि यहाँ अभी इतना ज़्यादा उपयोग केमिकल का नहीं हो रहा है इस एरिया में जी। तो अभी हम चेत गए तो हम वापस से अपने उसमें आ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी एक तो खर्चा बिल्कुल नहीं है, सारी चीज़ें आपके आसपास है, इसमें सारे विभाग लगे हुए हैं। राजीविका अभी काफी अच्छे से उनमें वर्मी बैग और ये जाके दे रही है कि बनाइए इसको, वर्मी कंपोस्ट जो है जी मैम, वो प्रिपेयर। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा पानी को लेके, कि पानी की जो बात कर रहे हैं, जो कार्बन क्रेडिट की बात हो रही है, लेकिन एक ऐसा इनिशिएटिव, जैसे आप काफी अच्छे इनिशिएटिव आप कर रही हैं अभी, जैसे बाबुल की बिटिया वाला जो है, मैं देखता हूँ उसमें काफी अच्छे से जगह जगह जाके ढूंढ के करें। तो वैसे ही अगर पानी पे कोई किसान काम कर रहा है, पानी बचाने पे, तो उसको वाटर क्रेडिट के नाम से हम कुछ करें कि उसको एक प्रोत्साहन मिले। हम वाटर बजटिंग एक्सरसाइज पे काम कर रहे हैं, जिसमें PHED, इरिगेशन, हमारा RDPR, अन्य डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। हम वाटर सफिशिएंट विलेजेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक जो चैलेंज, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी, रॉकी स्ट्रेटा होने की वजह से वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स बनाने में दिक्कत आती है। इसीलिए हम इस मॉडल पे वर्क कर रहे हैं कि क्योंकि यहाँ बारिश तो ज़्यादा है, बारिश के पानी को स्टोर कैसे किया जाए और ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे किया जाए, और उसके साथ साथ वाटर सेविंग, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मैटर्स। तो उसके लिए अवेयरनेस करने के लिए हमारे नल जल मित्र और हमारे जितने भी अन्य डिपार्टमेंट्स के फील्ड वर्कर्स हैं, राजीविका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में 5-10 साल में आप वो परिवर्तन देखिएगा। यहाँ के लोग पानी के लिए अभी थोड़ा परेशान होते हैं क्योंकि पानी थोड़ा सा ड्राई जोन है, पर आने वाले समय में हम प्रयास यही करेंगे कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए जाएं जिससे वाटर सफिशिएंट बन पाए हमारा डिस्ट्रिक्ट। आपके साथ मिलकर हमारा यही प्रयास रहेगा। तो बहुत धन्यवाद प्रेमनाथ जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, बहुत अच्छी बातें शेयर की, फार्मर्स को मोटिवेट किया। एक अंत में, यदि कोई किसान या कोई राजीविका की महिला आपसे संपर्क करना चाहे, जितनी भी तकनीकों के उपयोग के संबंध में आपने जानकारी दी, यदि आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो कैसे करेंगे? मैम, हमारा ये, अगर मैं बताना भूल गया, ये सारा जो टारगेट या जो हमने इतना अचीवमेंट्स लिए हैं वो राजीविका के प्लेटफॉर्म से ही हुए हैं। तो जहाँ VO की मीटिंग होती है हम लोग वहाँ पहुँचते हैं जी। इनके फेडरेशन की मीटिंग होती है हम वहाँ पहुँचते हैं, SSG की मीटिंग होती है हम वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है क्योंकि हमको उनको ढूंढने की जरूरत नहीं जी। और उनकी अच्छी मीटिंग्स का जो प्लेटफॉर्म, उसमें ही हम जाके हमारी जो अवेयरनेस है, हमारे पास क्या है, हम क्या दे सकते हैं, हम क्या आपकी सपोर्ट कर सकते हैं, वो वाला वहीं से होता है। हमारे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, उद्यानिकी विभाग से हमारा बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, एग्रीकल्चर से अच्छा है, KVK से अच्छा है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग ऑलरेडी कनेक्ट है, मतलब हमारे सारे नंबर, नाम, पते सब उनको पता है कि कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है।
बहुत बढ़िया प्रेमनाथ जी। तो प्रेमनाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे कार्यक्रम में पधारे, हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारियां दी और इसी तरह आप अच्छा काम करते रहिए। आप बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं और इससे हमारे किसानों को काफ़ी और ख़ास तौर पे महिला कृषकों को काफ़ी फायदा हो रहा है। आपके इस योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको भी इस तरह के प्रोत्साहन करने के लिए, इस तरह का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए और आपके जो अलग अलग इनिशिएटिव है उसके लिए मैं भी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहूंगी कि हम जितने भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, चाहे वो वाटर बजटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो बाबुल की बिटिया अभियान से रिलेटेड हो जिसके बारे में आपने अभी मेंशन किया, आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी एनजीओ, सिविल सोसाइटी, हमारे जितने भी नागरिक हैं वो हमारे इन अभियानों से ज़रूर जुड़ें और आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम। तो श्रोताओं, आज का हौसलों का उड़ान कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अगले सप्ताह हम फिर से जुड़ेंगे प्रतापगढ़ के एक विशेष प्रतिभा से। तब तक के लिए नमस्कार और आप सुनते रहिए 89.6 FM वॉइस ऑफ प्रतापगढ़। अनुगच्छतु प्रवाह।